क्या आपकी औकात है 300 से 240 पे आने पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? आप सर ढूंढ रहे हैं, किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं? अकेला नायडू काफी है सरकार को दिवालिया घोषित करने। यदि 300 पार से आंकड़े से और 370 का सपना देखने वाले मोदी 270 क्या, 250 क्या, 240 पे आके टिके तो यकीनन कमजोर तो बहुत हो गए। जो कांग्रेस का हश्र 60 साल में हुआ वो मात्र 10 साल में बीजेपी का नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। चंद्रबाबू नायडू के लिए दिल्ली एटीएम है। वो आएंगे, कार्ड स्वैप करेंगे और पैसा लेके जाएंगे। नमस्कार। महाराष्ट्र में बीजेपी नाजुक दौर से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हालात बीजेपी के लिए बहुत कठिन हैं और अब एक और प्रदेश राजस्थान में भी बीजेपी के लिए सर मुंडाते ही ओले पड़ गए जैसी स्थिति सामने आ गई है। एक तरफ राजस्थान में मंत्री किरोड़ी लाल मीरा इस्तीफा दे चुके हैं, यह कहकर कि जो वो कहे थे वो कर नहीं पाए। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे से मिलने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दौड़े दौड़े पहुंच गए हैं और उन वसुंधरा राजे से मिलने के लिए जो वसुंधरा राजे को चुनाव के दौरान मोदी और शाह की बीजेपी ने निगलेक्ट कर दिया था। मोदी की खुद की कुर्सी असुरक्षित पड़ी हुई है। राजस्थान वो राज्य है, ध्यान रखिए, जहां पर आवाज उठाना पर प्रतिबंध है, धरना प्रदर्शन आप नहीं कर सकते। उस राजस्थान में कुछ बड़ा राजनीतिक खेल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे पर भी बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जिस वक्त उन्हें देश के लोगों के साथ खड़े होना चाहिए था वो रूस दौरे पर आखिर क्यों गए हैं, उसके क्या मायने हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी मणिपुर असम पहुंचे हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसी के साथ इस पर भी बात करेंगे कि नीतीश और नायडू की डिमांड्स क्या है और क्या वो डिमांड्स पूरी होंगी। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अशोक वानखेड़े सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, हर जगह बीजेपी की जमीन हिलती हुई दिखाई दे रही है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पकड़ मोदी की बीजेपी से कमजोर क्यों होती जा रही है? ये इतना सुरक्षा का माहौल भारतीय जनता पार्टी में कैसे आ गया सर? ये बात दो बातें हैं। यदि आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही है और मोदी जी की और अमित शाह की पकड़ की बात कर रही है, वर्तमान में मैं ये बता दूं आप प्रज्ञा जी की मोदी जी भी एक पपेट बने हुए हैं अमित शाह के हाथ। सत्ता और संगठन दोनों अमित शाह का कब्जा है और वही चला रहे हैं। रही बात, आपने कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, ये यूपी का नाम लिया, लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश में सब ठीक चल रहा है? उत्तराखंड में ठीक चल रहा है? बंगाल में ठीक चल रहा है? कर्नाटक में ठीक चल रहा है? हर जगह, तेलंगाना में ठीक चल रहा है, छत्तीसगढ़, राजस्थान यहाँ ठीक चल रहा है, मध्य प्रदेश में ठीक चल रहा है। हर जगह कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर विरोध के सूर है। वो विरोध के सूर इसलिए है कि इसमें कोई, मैं ये नहीं मानता कि ये मोदी जी के खिलाफ विद्रोह है या ये बेसिकली 2014 और 2014 के बाद का ये दो पार्ट में हमें भाजपा को देखना होगा। 2014 के पहले भाजपा एक सामूहिक नेतृत्व था, क्षेत्रीय क्षेत्रों को पूछा जाता था, जिले के इकाइयों से नाम आते थे विधायकों के या सांसद के लिए, उसके बाद राज्य उस पर डिस्कस करता था। बहुत ही एक दो, पूरे देश में 4 या 5 केसेस ऐसे होते थे जहां सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड डिस्कस करके तय करता था, नहीं तो नीचे से ऊपर आता था। वहां लॉबिंग नाम की कोई चीज नहीं होती थी, दिल्ली के कोई चक्कर नहीं काटते थे। वो पार्टी 2014 के बाद सब कुछ दिल्ली से तय होने लगा। ना जिले की इकाई का कोई रहा, ना कहीं का कोई रहा। अब आप जब राजस्थान की बात करते हो तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। राजस्थान में 31 बूथ ऐसे हैं, 31 बूथ राजस्थान के लोकसभा के चुनाव में, जिस बूथ पे बीजेपी को एक वोट भी नहीं मिला। और उस बूथ पे पन्ना प्रमुख भी थे, उस बूथ पे बिजनेस बूथ मैनेजर भी थे, उस बूथ पे बूथ प्रमुख भी थे। इसके मायने हैं उन लोगों ने भी अपने पार्टी को टिकट नहीं, वोट नहीं दिया। ये नाराजगी क्यों? पार्टी का आदेश हो गया तो बूथ पे खड़े हो गए, लेकिन वोट नहीं दिया, क्योंकि सब कुछ दिल्ली से होना है। बाहर के आए हुए लोगों को इतनी तवज्जो दे रही है कि लोकल लोग अपने आप को अपमानित समझते हैं। ऐसे में कौन से राज्य में, कौन सी इकाई में आपको साथ देंगे? इस बार बीजेपी के 240 आने पे बीजेपी का भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ है, लेकिन कौन सी बीजेपी का? इनकी 4-4 पीढ़ियां जनसंघ और संघ के पहले से लगातार जूझती हुई आ रही है। कांग्रेस के 60 साल के, यदि आप कांग्रेस का 50 साल का भी कार्यकाल समझो, तो 50 साल के कार्यकाल में लोगों ने पीड़ियां झेली है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके 5 मिनट पहले मेरे यहाँ से एक सूरत के सज्जन उठ के चले गए, मिलने आए थे। ये संघ से जुड़ा हुआ परिवार है, ये चौथी पीढ़ी है। और उन्होंने बताया कि उनके पिताजी
जब इमरजेंसी के दौरान मथुरा थे, मथुरा के पंडित है ये, बोले मथुरा में संघ के कार्यकर्ता होने की वजह से इमरजेंसी में अरेस्ट हुए और इतनी यातनाएं झेली कि जब जेल से छूट के आ गए तो उसके बाद वो हॉस्पिटल में ही रहे। कभी मतलब शारीरिक जख्मी इतना हो गई थी कि बोले उसके बाद डेड बॉडी ही घर आ गई। ये परिवार जब आज देखता है कि बाहर से वही कांग्रेसी आज बीजेपी में आके इन्हीं पे रूल कर रहे हैं, तो जिसने अपने पिता को खोया है इमरजेंसी में इंदिरा जी से लड़ते हुए, जिसने बीजेपी के लिए अपना सर्वस्व को दिया, अपने घर दान किए हो, वो लोग आज कैसे चुप रहेंगे? वो लोग आवाज कर रहे हैं। मीना का इस्तीफा सही था, उसने कहा कि दौसा में हम नहीं जीत पाए तो मुझे नैतिकता के बल पे मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या वो नैतिकता अमित शाह और नरेंद्र मोदी में है? क्या मोदी जी इस बात की, एक सेकंड, ये सवाल उछाला है। मीना जी ने इस्तीफा देकर गेंद जो है वो दिल्ली के पाले में डाली है। क्या आपकी औकात है 300 से 240 पे आने पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? आप सर ढूंढ रहे हैं, किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं? जबकि फेलियर आपका है, उम्मीदवार आपने तय कर लिए थे। इसलिए बीजेपी के सभी राज्यों में, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी राज्यों में भयावह विद्रोह है। और उसी विद्रोह के चलते आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा, इसलिए फायर फाइटिंग चल रही है। उसी फायर फाइटिंग के तहत देखिए, राजस्थान में महारानी की इतनी औकात है कि यदि वो चाहे तो आज ये सरकार गिर जाए, इतनी स्थिति है उनकी, इतने समर्थक हैं। यदि कांग्रेस के 70 लोग आए हैं विधानसभा में, तो उसमें 43 मात्र वसुंधरा जी की वजह से है। वसुंधरा जी के समर्थक खड़े हो गए थे, विद्रोही, और वो वोट खा गए। यदि राजस्थान से 8 सीटें मिली हैं बीजेपी कांग्रेस को, तो वो 8 सीटें वसुंधरा के आशीर्वाद से मिली है। मैं बता रहा हूं आपको, अशोक गहलोत की औकात नहीं थी। यदि उनकी औकात होती तो अपने बेटे के चुनाव जितवा के लाते। तो उनके मायने मालूम है। यदि आपको राजस्थान की सरकार टिकानी होगी तो आपको महारानी के सामने जाना होगा। आप किसी को इतना अपमानित नहीं कर सकते। लेकिन इतना निग्लेक्ट करने के बाद मुख्यमंत्री दौड़े दौड़े गए हैं वसुंधरा राजे के घर, तो अब तो सवाल यह है कि क्या मोदी इतने कमजोर हो गए हैं कि अब उन्हें उन्हीं वसुंधरा राजे की जरूरत है जिन्हें चुनाव के दौरान इतना निग्लेक्ट किया, इतना अपमानित किया? किसी भी आदमी की ताकत राजनीति में उसके समर्थन से होती है। मोदी जी ताकतवर थे जब 300 के पार आंकड़ा वो लेके आए। मैंने उन्हीं अडवाणी जी को भी ताकतवर देखा जब वो चुनाव जीतते आए और रथ यात्रा के बाद भाजपा सत्ता में आई। मैंने उन्हीं अडवाणी जी के घर पे पत्थर फेंकते हुए भी देखे, क्योंकि वो लगातार 2 चुनाव हार गए। इंसान की ताकत राजनीतिक ताकत महत्वपूर्ण होती है और वो आपके समर्थन से होती है। यदि 300 पार से आंकड़े से और 370 का सपना देखने वाले मोदी 270 क्या, 250 क्या, 240 पे आके टिके, तो यकीनन कमजोर तो बहुत हो गए और सरकार भी इतनी कमजोर होगी कि बैसाखियों पे खड़ी है। और सर एक चीज और कि किरोड़ी लाल मीणा की हम चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने इस्तीफा दिया ये बोल करके कि जो उन्होंने कहा वो नहीं कर पाए इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन सर क्या नेताओं में इतनी नैतिकता होती है? क्या नेता बात के इतने धनी हैं आजकल कि उन्होंने जो कहा वो कर नहीं पाए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया? या फिर इसके पीछे कुछ और खेल है, कुछ और राजनीतिक खिचड़ी पक रही है जो पर्दे के पीछे है, हम देख नहीं पा रहे हैं? नहीं, पर्दे के पीछे नहीं, खिचड़ी बहुत सामने खड़ी है। उन्होंने ये इस्तीफा देकर नरेंद्र मोदी के पाले में गेल फेंक दिया। मेरे में नैतिकता है, आप में है तो आप देखिए। क्या गुजरात या राजस्थान में 25 में से 25 जूनियर है, यही उसी पे आ रहा हूं, उसी पे। देखिए, जूनियरिटी सीनियरिटी से कोई होता नहीं। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सीनियर लोग बीजेपी में नहीं है? क्या राजनाथ सिंह उनके सीनियर नहीं है? लेकिन एक माले में लेने से कतराते हैं। हाँ, मोदी जी कई लोग हैं, वही तो कहा, कई लोग सीनियर हैं, ये तो बहुत जूनियर हैं दोनों कंपेयर टू। लेकिन आज हाशिए पे लगे हुए ना सारे सीनियर। सवाल सीनियरिटी जूनियरिटी का नहीं होता राजनीति में। राजनीति में आपकी प्रगल्भता का और सबको साथ में लेके चलने का सवाल वो है। तो ये गेंद उनके पाले में फेंकी गई है और राजस्थान में विद्रोह है, क्यों नहीं भाई? जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया 25 के 25 सीटें तब लेके आए हम जब कांग्रेस की सत्ता थी राजस्थान में। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और वसुंधरा 25 सीटें लेके आई। उसके पहले 2014 में 25, 2019 में 25, 2024 में तो आपका मुख्यमंत्री, लाडला मुख्यमंत्री
सब कुछ आपके फेवर में, फिर क्यों 8 सीटें घटी? जवाब यही है। देखिए, रबर स्टैंप होते हैं, और जब रबर स्टैंप यूज करोगे तो आपका कांग्रेसीकरण हो गया है। कांग्रेस में भी ऐसे मुख्यमंत्री रबर स्टैंप किए जाते थे, तो कांग्रेस का हश्र आज हुआ। जो कांग्रेस का हश्र 60 साल में हुआ, वो मात्र 10 साल में बीजेपी का नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। संगठन ही खत्म कर दिया, राज्य की इकाई खत्म कर दी, गणेश परिक्रमा करने वाले ही चलने लगे, और जिताऊ उम्मीदवार और पैसे के चक्कर में तमाम राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचारियों को अपने दल में प्रवेश कर दिया। राहुल गांधी ने तो एक बार हमसे बात करते हुए कहा था कि वी शुड बी थैंकफुल टू मोदी जी, क्योंकि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों का डिटॉक्सिकेशन किया। हमारी जितने भी विपक्ष के दल है, सभी दलों का डिटॉक्सिकेशन करके सारा भ्रष्टाचारियों को झाड़ू मार के ले गए और अपने पार्टी में ले गए। नाउ वी हैव अ क्लीन पीपल, वी डोंट हैव भ्रष्टाचारी। जो थे वो बीजेपी में चले गए। तो ये तो होगा ही। चलिए सर, राजस्थान में तो तलवार लटक ही रही है खतरे की। इधर हम बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी नीतीश और नायडू ने एक तरीके से नरेंद्र मोदी से की सरकार को समर्थन देने के लिए अपने समर्थन देने के लिए मांग ली है कीमत। कहा जा रहा है कि 48,000 करोड़ रुपए मांगे हैं विशेष प्रज्ञा जी, ये आपके शो पे मैं पहले भी बोल चुका था कि चंद्रबाबू नायडू के लिए दिल्ली एटीएम है। वो आएंगे, कार्ड स्वैप करेंगे और पैसा लेके जाएंगे। तो जैसा मैंने बोला था वो वैसे आए, अपनी डिमांड लेके चले गए। आपको क्या लगता है, जिसके सपोर्ट पे केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, वो आदमी मंत्रालय भी नहीं मांगता, वो आदमी स्पीकर भी नहीं मांगता। तो आप मूर्ख समझे उसको। वो एक ही बार मांगेगा, और जो मांगेगा आपको भिखारी करके जाएगा। ठीक है, दोनों राज्यों में फर्क है, दोनों राजनीतिक दलों में फर्क है। मतलब आंध्र प्रदेश की बात करें, की पार्टी में नहीं, दोनों आंध्र प्रदेश और बिहार की अलग अलग तासीर है। तासीर यह है कि चंद्रबाबू नायडू अपने बलबूते पे मुख्यमंत्री है, उन्हें वहां बीजेपी की जरूरत नहीं है। बीजेपी के एक एमएलए को उन्होंने मंत्री बनाया, वो उस पर मेहरबानी की कि चलो भाई तुमको भी कुछ दे दे, हमारे साथ खड़े हो। तो उनको जरूरत नहीं उनकी, बीजेपी को जरूरत है, क्योंकि उनके विधायक यदि सांसद नहीं रहे तो मोदी जी बर्बाद है। लेकिन बिहार में यदि नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री है तो समर्थन बीजेपी का है। फिर नीतीश कुमार ने अपने पार्टी में अध्यक्ष की धुरा उसको दी जो बीजेपी से आया हुआ है, जो बीजेपी का स्लीपर सेल है, जनता दल, संजय झा। तो अब संजय झा ने कहा कि अब हमको विशेष दर्जा की जगह विशेष पैकेज भी दिया तो चलेगा। मतलब पहला कॉम्प्रोमाइज वो किया। लेकिन आप बिहार की बात ही छोड़ो, अकेला नायडू काफी है सरकार को दिवालिया घोषित करने की। वो 5 साल के लिए 1 ट्रिलियन का पैकेज देके गया है। ये 46,000 का आंकड़ा तो ये अकेले आंध्र प्रदेश का ही है। 15,000 तो उसको उसी में चाहिए, अमरावती में इमीडिएटली। कंपनियां बेचकर सरकार चलाने वाले दे पाएंगे इतनी बड़ी कीमत, चुका पाएंगे? देखो, सरकार में रहना तो देना नहीं तो क्या। देश पे 54 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ कर्जा ले लिया। चंद्रबाबू को हाँ कहते कहते 100 लाख करोड़ और हो जाएगा, 300 लाख करोड़ कर्जा हो जाएगा। मोदी जी का क्या है, वो तो झोला उठा के चले जाएंगे ना। मरेंगे तो ये देश के लोग, क्योंकि आज हम मोदी जी की कृपा से सब लखपति हो गए। हमारे देश का आदमी जो भूखा पेट सोता है वो भी लखपति है। वो इस अनुशंसा से है कि देश की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब जो कर्जा है, तो हर आदमी पे 1.25 से 1.5 लाख रुपए कर्जा है आज पर हेड जी। तो कोई भी बैंक आप जब कर्जा लेने जाते हो तो आपकी वर्थ 5 लाख होगी तो आपको 2 लाख कर्जा देगा। तो यदि हमको आज 1.25 लाख रुपए कर्जा मेरे पे है सर पे, इसका मतलब मेरी वर्थ 4 लाख रुपए की मोदी जी ने की। तो मोदी जी ने मुझे लखपति बनाया, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद। मेरी वैल्यू उन्होंने 4 लाख की, इतना कर्जा उठाया। मोदी जी ने 2023 में 50 साल का बॉन्ड उठाया जो 2073 में देने पड़ेंगे। अब आप इमेजिन करिए 2073 में जो सरकार होगी वो कितनी चिल्लाएगी कि यार कौन आदमी था हमारे 50 साल पहले लोन लेके गया, उसका भुगतान हमको अब करना पड़ रहा है।
तो मोदी जी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको इकोनॉमी से क्या लेना देना है। मोदी जी का 2014 से लेकर 2024 तक मेरा ओपन चैलेंज है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मोदी जी का इस देश के इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। मोदी जी ने सारे पैरामीटर्स पे इकोनॉमी डाउन लाई, रुपए की कीमत डाउन हो गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई, एमएसपी बढ़ गई, लेकिन लागत इतनी बढ़ गई कि एमएसपी कहीं नहीं लगती, प्रोडक्शन कम हो गया, अनाज का प्रोडक्शन कम हो गया, निर्यात कम हो, निर्यात से 10 कई गुना आयात हो गया, $200 अरब का आयात का घाटा बढ़ गया। किस पैरामीटर्स पे मोदी जी ने अचीवमेंट किया? मोदी ने सिर्फ इवेंट किए, मोदी जी ने मंदिर का इवेंट किया, ये कॉरिडोर, फला कॉरिडोर, मोदी जी ने हरी झंडियां दिखाई रेलवे को, लेकिन आम आदमी के हाथ से रेलवे दूर पहुंचाई। रेलवे जो इस देश की लाइफलाइन थी, गरीब का गरीब आदमी भी रेलवे में जाता था, उसके लिए भी रेलवे अब महंगी हो गई। और कुछ कुछ कभी कभी तो ट्रेन का किराया प्लेन के किराए से भी ज्यादा हो जाता है, डायनेमिक फेयर्स के चलते। तो मोदी जी का अचीवमेंट क्या है? मोदी जी ने सिर्फ उद्योगपति बनाया, अरबपति हमारे यहां बढ़ गए, गरीब और अगर गरीब हो गए। मैं हमेशा बोलता हूं, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, उसका एक वी मॉडल है। वी मॉडल के मायने ये है कि गरीब भी ऊपर जाता है और करोड़पति भी ऊपर जाता है। दैट इज कॉल्ड द बेस्ट वे ऑफ इकोनॉमिकल मॉडल। एक होता है के मॉडल। ये जो के मॉडल है, इसमें गरीब और गरीब बनता है और रईस और रईस बनता है। तो हमारी इकोनॉमी अभी के मॉडल पे है। तो मोदी जी को देने में कुछ नहीं जाता, हर बार कोई कोई एक चीज बेचते जाएंगे, एक एक बिजनेस बेचते जाएंगे। मेरे पास अभी खबर है, अब मैं डिटेल ले रहा हूं उस पर। इंडियन ओएनजीसी जो ऑयल एक्सप्लोर करता है, नवरत्न में सबसे बड़ा रत्न, उसको अडानी जी को, सॉरी अंबानी जी को देने का चल रहा है किसी और रूट के माध्यम से, और रूट आ रहा है मेरे पास। अच्छा सर, इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने ये बात कही है कि नीतीश और नायडू को अगर विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज नहीं मिलता है तो नरेंद्र मोदी की ये सरकार गिर जाएगी। नहीं, नीतीश ने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्योंकि उनके अध्यक्ष ने ही बोल दिया कि हमको विशेष पैकेज दे दीजिए। लेकिन इन्होंने अपनी कार्यकारी बैठक में जो दिल्ली में हुई थी, उसमें प्रस्ताव तो पारित किया था विशेष राज्य के दर्जे का। प्रस्ताव पारित करने के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि हम विशेष दर्जा मांग रहे हैं, नहीं मिला तो हम विशेष पैकेज के लिए भर देंगे। ठीक है, और यदि उसको लगातार ये पैसे देते रहे तो वो विशेष दर्जे के लिए थोड़ा सा साइड ट्रैक करेगा। मुझे यदि पैसे देते जाओगे तो मैं विशेष दर्जे के लिए प्रेस नहीं करूंगा। लेकिन देगा कितना? कोई भी कितना देगा? अटल जी ने भी हाथ ऊपर कर दिए थे जब अटल जी के समय विड्रॉ हो गए थे चंद्रबाबू नायडू, और तब हमने प्रमोद जी को पूछा था कि एक अच्छा साउथ का दोस्त था, उन्होंने कहा कि भाई अझेल हो गया था, यदि सारा बजट उसको ही दे तो फिर बाकी राज्यों को क्या दे। अभी भी आए तो लंबी चौड़ी लिस्ट आके लेके गई है, तो मुझे मेरे हिसाब से तो वो 1 लाख करोड़ के आसपास पड़ता है अकेला आंध्र प्रदेश। उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट, उन्होंने एविएशन, उन्होंने रेलवे, उन्होंने जल शक्ति, उन्होंने हाईवेज, उन्होंने एग्रीकल्चर, इन सभी मंत्रालयों में बड़े बड़े बजट दिए हैं। और वित्त मंत्री को बोल के बोला है कि जो पैसा हमको दोगे वो बजट में प्रोविजन करके दे दीजिए, बजट अलॉटमेंट में दे दीजिए। तो जिस वित्त मंत्रालय के अधिकारी मुझे बता रहे थे कि हम तो, मैडम ने बहुत हर भाषण में, हर बजट भाषण में मैडम जी कहती थी हमारी कि हम जो वित्तीय घाटा है वो 5.1% तक लाएंगे मार्च 2025 तक। लेकिन उस एक्सरसाइज को पलीता लग गया जब चंद्रबाबू की लिस्ट हमने देखी, ताकि हम खर्चे कम करके या कर्जे पटा के प्रयास कर रहा है कि कैसा कर्जा कम हो और खर्चे कैसे कम हो, और जो आमदनी और खर्चे उसमें गैप कैसा कम हो, वित्तीय घाटा कम हो। लेकिन इनका तो डिमांड देख के लगता है कि ये तो क्या 5.1 छोड़िए, ये तो 6-7 पॉइंट पे जाएगा या क्या जाएगा घाटा इस बार।
अच्छा सर, एक बात और है कि नरेंद्र मोदी जिस वक्त पर देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ये सवाल उठ रहे हैं, मैं उन सवालों को आपसे पूछ रही हूँ कि जिस वक्त देश के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है उस वक्त नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं, रूस चले गए हैं। कांग्रेस ये बात कह रही है कि अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, यानी प्राथमिकताएं होती हैं। राहुल गांधी मणिपुर और असम पहुंचे हैं बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए, मणिपुर के पीड़ितों से मिलने के लिए, और नरेंद्र मोदी को घूमने का शौक है, इसीलिए वो विदेश दौरे पर रूस चले गए हैं। इस पर सर आपका क्या विश्लेषण है? नहीं, मैं थोड़ा कांग्रेस को यहाँ खारिज भी करता हूँ। जी। ऐसी कई चीजें भी हुई है कि देखिए, ये उपमहाद्वीप है, भारत उपमहाद्वीप है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक अलग अलग होता है। जब केरल में मानसून आता है प्रज्ञा जी, जी। तब हम गर्मी के मारे हाहाकार होता है जून में। हमारे यहाँ मानसून आते आते 2 महीने लग जाते हैं। तो केरल में बाढ़ आ गई तो नहीं गए, फिर महाराष्ट्र में बाढ़ आएगी तो नहीं गए, फिर यूपी में बाढ़ आई तो नहीं जाएंगे, बाढ़ में 4 महीने निकल जाएंगे, फिर बर्फ चालू हो जाएगी। कुछ ना कुछ हादसे इस देश में होते हैं। प्रधानमंत्री का रशिया का दौरा बहुत पुराना दौरा है, मतलब पहले से ही तय था ये। ऐसे दौरे एक दिन में ऐसा नहीं होता फोन करके कि मैं आ रही हूँ चाय पीने, पिला रही है क्या तू। वो तो पहले से तय होता है, प्रोटोकॉल के तहत होता है। दूसरी बात, रशिया को जाना भी चाहिए था, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट पे हम रशिया पे बहुत निर्भर हैं। यूरोप और अमेरिका ने बहुत बुरी तरह से फिर घेर लिया है ऑयल को लेके, खासकर कि वो ऑयल रिलीज करके और रेट कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि रशिया का रेट और कम हो जाए। ऐसे कई इंटरनेशनल स्तर पे वो चल रहे हैं। दूसरी बात, चाइना एक अलग है कि जो चाइना हमारे गले पे बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री कितना भी कहे, लेकिन चाइना हमारी जमीन दबा के बैठा है, और चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा टेंशन है। ऐसे में वहां से क्या और मदद हो सकती, क्या ये भी देखना है। अमेरिका में चुनाव है, ऊँट किधर बैठ जाएगा पता नहीं। ऐसे में नई क्या आती है क्या नहीं। अभी इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेबर पार्टी भारत को किसी विषय पे हमारा अपोज करती है, किसी विषय पे फ्री ट्रेड पे हमारे साथ है, लेकिन जम्मू कश्मीर पे विषय पे वो लगातार भारत को लताड़ते आ रही है। तो वो एक इश्यूज है। तो इस सारे इश्यूज में उनका जाना, मतलब प्रधानमंत्री रहेंगे तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हो गया तो फ्लाइट से एक बार देखेंगे बाढ़ कैसी है, इससे ज्यादा तो तो सर कुछ एक करेंगे बार नहीं। यही तो तो सवाल वो लोग कह होती है। रहे हैं कि हाँ, एक बार नहीं अगर नहीं हेलीकॉप्टर से ऐसे हाथ में ही ला देते तो कम से नहीं कम नहीं मोदी नहीं मीडिया को सवाल उनको महान सवाल बताने का नहीं नहीं एक जरिया मिल जाता। देखिए क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज नहीं करता। राहुल गांधी गए, बिल्कुल राहुल गांधी को जाना भी चाहिए, लेकिन फिर राहुल गांधी कई जगह ऐसे भी जाना चाहिए जहाँ राहुल गांधी के स्टेट है, रूल स्टेट है। बिल्कुल कर्नाटक में बिल्कुल कोई सही हो बात गया है। तो कर्नाटक में अत्याचार हो गया तो जाते हैं क्या, नहीं जाते। राजस्थान में जब गेहलोत की सरकार थी और वहां महिलाओं पे अत्याचार होते थे, तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाती थी क्या, नहीं जाती थी। उनका सारा फोकस यूपी पे होने वाले अत्याचारों पे था। ये तो राजनीति होती है। हाँ, राहुल गांधी एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन गए मणिपुर, साधुवाद बहुत अच्छा किया उन्होंने, एक प्रोटोकॉल के तहत। अब वो एक प्रोटोकॉल में है, वो मात्र सांसद नहीं है। इसके पहले भी राहुल गांधी पहले भी जा चुके हैं, गवर्नर को मिल चुके हैं, और कुकीज और सबको मिल चुके हैं। वो जो मणिपुर है उसको लेके तो लगातार क्रिटिसाइज हो रहा है, उसके लिए तो हम भी लगातार क्रिटिसाइज करते हैं। मणिपुर पे प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे, और प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर ऐसा गले की हड्डी बन चुका है, इस संघ ने बोलने के बाद भी वो कुछ बोल नहीं सकते वहां पे। दूसरी जगह पे जरा ममता के यहाँ कुछ हो जाता है तो इस्तीफा मांगा जाता है मुख्यमंत्री का, सरकार बर्खास्त करने के लिए बोला जाता है। और मणिपुर में उनकी सरकार है, कम से कम सरकार तो बर्खास्त करते, वहां राष्ट्रपति शासन लागू करते, आप ही का राज होता। लेकिन कम से कम कुछ तो एक दिखाते कि लोकतंत्र में आपका विश्वास है, और कुछ गड़बड़ हो गई तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट के एक मुख्यमंत्री का, एक दिल्ली के एक बड़े मंत्री का, और मुख्यमंत्री का मणिपुर के, उस गांजा की खेती में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। ये सारा खेल आपसी लड़ाई का नहीं है, ये खेल उस पहाड़ी खाली करने का है। वो चाहते कुकीज जो पहाड़ी पे है वो नीचे मिजोरम पे चले जाए और पहाड़ियां इनके हाथ में मिले, क्योंकि उस पहाड़ी पे उगने वाला गांजा इतना उच्च स्तरीय है, और वही चाइना एक रूट से $1 बिलियन का ट्रेड है, सबकी नजर उस पे है। चंद लोगों के आर्थिक स्वार्थ के लिए एक पूरा राज्य 1 साल से जल रहा है और जलाया जाने दे रहा है। ये दुर्भाग्य है, और इसके लिए तो बाकायदा, इसके लिए तो सरकार हमेशा कटघरे में खड़ी होगी, और हमेशा सरकार का हम इसमें निरंकुशता करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बाढ़ के लिए प्रधानमंत्री छोड़ के, रशिया छोड़ के बाढ़ के लिए जाए, ये बाढ़ प्रबंधन तो भाई इतने साल हो गए, अब मोदी जी तो 10 साल हो गए आके,
मोदी जी तो 10 ही साल हो गए ना। 10 साल के पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, तब बाढ़ नहीं आती थी। बिल्कुल घाघरा सही हो बात गई, है। ये सारी नदियां हो गई, तो रेगुलर बाढ़ आने वाली नदियां हैं। हम्म। तो इतने साल किया क्या? कांग्रेस ने बाढ़ क्यों आने दी? तब वाटर मैनेजमेंट क्यों नहीं किया? जाएंगे, देखो पेंड्रॉक्स बॉक्स खोलेंगे तो कई चीजें आएगी, सवाल ये नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री गए, मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री ऐसे भाई आते से कई इंटरनेशनल मीट्स होती है, वहां जाना जरूरी भी होता है। बिल्कुल हाँ, सही बात है। प्रधानमंत्री किसी की शादी में उठ के चले गए थे, जैसे पाकिस्तान में चले गए थे बिना बुलाए, वो होता तो फिर हम भी कहते कि नहीं, ये जाना नहीं चाहिए था। या देश में कुछ आक्रमण हो रहा है, आज हमें पूरा, हमारा पूरा टिल्ट जो है अमेरिका की तरफ गया था। हमारा बहुत पुराना विश्वसनीय साथी है रूस, हम्म। और रूस को साधना बहुत जरूरी है। ये शायद प्रधानमंत्री जी को बहुत देर से समझ में आया। अच्छा, गोदी मीडिया पहले नरेंद्र मोदी कहीं जाते थे तो पहले से ही शोशेबाजी होने लगती थी, लेकिन इस बार वैसी शोशेबाजी कहीं दिख नहीं रही है, ऐसा क्यों? क्या लोकप्रियता में कुछ कमी आ गई है मोदी की? मोदी जी की लोकप्रियता में तो बहुत ही कमी आ गई। देखिए, राज्यसभा का टीवी का देखे तो इस बार जो राज्यसभा टीवी ने यूट्यूब पे जो रिलीज किए भाषण, मोदी जी का भाषण 58,000 लोगों ने देखा। 3 दिन बाद का आंकड़ा बताता हूँ मैं आपको। राहुल गांधी का 11 लाख लोगों ने, अखिलेश का 5.5 लाख लोगों ने, मोही अमुत्रा का भी 68,000 लोगों ने, वो अंग्रेजी में बोलती है, लेकिन प्रधानमंत्री का मात्र 58,000। 3 दिन का आंकड़ा बता रहा हूँ। लोकप्रियता घटी है, भयावह घटी है। और वो लोकप्रियता घटने के मायने 240 सीटें आने पे ही दिखता है। मोदी कार्ड तो नहीं चला ना कहीं। लेकिन सर, पहले तो नरेंद्र मोदी लोगों से कनेक्टेड रहते थे। अगर वो जा नहीं पाते थे तो टीवी के माध्यम से, मन की बात के माध्यम से, किसी और तरीके से एक ना एक बार बात तो लोगों से करते थे, कनेक्टेड तो रहते थे, हर मुद्दे पर बोलते थे। अब क्या हो गया है? नहीं, हर मुद्दे पे बोलते थे, और जितना ज्यादा बोलते थे उतना एक्सपोज होते थे। क्योंकि मैंने तो उनको कहा कि अनपढ़ नहीं है, वो कुपढ़ है, तो कुछ भी बात बोलते थे वो। A+A+B+ स्क्वायर के बाहर निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो। वो ऐसा अरिथमेटिक सिखाते थे, अलजेब्रा सिखाते थे, लोग को समझ में नहीं आता। हाइड्रोजन ऑक्सीजन करते थे, मटका उल्टा रख के गैस जलाते थे। 4 सदी के संतों को इकट्ठा बिठाते थे। रडार से, बादलों के पीछे से प्लेन छुपा के रडार से बचते थे। ये ऐसी कई गलतियां वो करते थे। तो जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा कम एक्सपोज होंगे। बंद मुट्ठी 1.25 लाख की होती है, मोदी जी की मुट्ठी खुल गई तो खाक की हो गई। दिख गया लोगों को कि कितना मटेरियल है। एक होता है आदमी पॉपुलर नहीं होता, लेकिन बुद्धिजीवी होता है। आप पॉपुलर थे, बुद्धिजीवी कैसे थे, और बुद्धि जब सामने आ गई तो पता पड़ा ये तो कुपड़ है। तो मामला तो इसलिए शायद उन लोगों ने बोला होगा कि अब कम बोलो, जितना ज्यादा बोलोगे अगली बार 140 पे आओगे। अच्छा, एक और बात सर, गोदी मीडिया असम में बाढ़ को लेकर वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से सवाल नहीं उठाती है, जो गोदी मीडिया मणिपुर के मुख्यमंत्री पर सवाल नहीं उठाती है, मणिपुर के हालातों को लेकर के वो तस्वीरें नहीं दिखाती है, वही गोदी मीडिया नीतीश कुमार के पीछे लगी हुई है। वो भी तो सर एनडीए शासित राज्य है, नीतीश कुमार भी तो बीजेपी का हिस्सा है। गोदी मीडिया को नीतीश कुमार के पीछे क्यों रख दिया गया है? सर, हम और आप लगातार देख रहे हैं कि एकदम प्राइम स्टोरीज के तौर पर बिहार चल रहा है, जो पुल गिर रहे हैं। क्या बिहार में बरसात हो रही है, बाकी जगह कुछ नहीं हो रहा है क्या? बाकी फूल बरस रहे हैं? फिर नहीं, लेकिन एक बात तो है प्रज्ञा जी, 15 दिन में 18-12 पुल, ये रिकॉर्ड भी बिहार में है और कहीं नहीं है। पुल हर जगह बैठे हैं। अभी उत्तराखंड में सड़कें टूट गई, लेकिन उत्तराखंड का समझ में आता है। लेकिन एक पुल 3-3 बार बन के गिरता है, हर साल गिरता है वो। तो इसमें कुछ तो कुछ गड़बड़ तो है। लेकिन देखिए, बिहार हमेशा टारगेट पे रहेगा। उसका कारण है कि वो चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाए और वो बीजेपी में सम्मिलित हो जाए, और उसी प्रोसेस पे और पार्टी चल गई है। जब संजय झा को अध्यक्ष बना दिया कार्यकारी, इसका मायना यह है कि अब बीजेपी के लिए आपको पार्टी में मर्ज होना है। आने वाले समय में तो क्या नीतीश को कुछ दिख नहीं रहा?
कि इधर ऑपरेशन लोटस चल रहा, उधर संजय झा है, इधर मंत्रालय नहीं मिले, मनपसंद स्पीकर पद नहीं मिला, उधर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। लोग ये कहते हैं कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति, नीतीश जी किसी इससे ग्रस्त है, बीमारी से ग्रस्त है और उनका इलाज भी चल रहा है, बीच में लंदन भी गए थे। कई तरह की चर्चा है, हालांकि मेरे पास कोई चर्चा, मेरे मतलब जो खबर है उसको पुष्टि नहीं हुई है कि उनको क्या एग्जैक्टली हुआ है, लेकिन उनका बिहेवियर दिखाता है। मैंने वो नीतीश को इतने सालों से देख रहे हैं हम कभी नीतीश को, मैंने अमित मतलब कभी सोचा नहीं कि नीतीश मोदी जी के पैर छुएंगे, मोदी जी हाथ देके ऐसा करेंगे, चलते हुए कार्यक्रम में किसी महिला टीचर को घेर लेंगे। ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं केमिकल लोचा है, और उसके चलते पार्टी में बहुत सारे जनता दल के सीनियर नेता बहुत चिंतित है। तो आने वाले समय में अगला विधानसभा चुनाव भी यदि दो पार्टी के बीच में हो तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अगला चुनाव 2025 है। 2025 तक नीतीश कैसे बिहेव करते, या नीतीश ने फिर संजय झा होते हुए भी पार्टी से समर्थन बाहर निकाल दिया तो क्या करोगे? इसलिए गोदी मीडिया उनको टारगेट पे लेके रखा है ताकि सनद रहे, चेक रहे उस पे। ऑपरेशन लोटस तो चल ही रहा है बिहार में। ऑपरेशन लोटस तो सब वो 2000 जिस दिन 4 तारीख को नतीजे आए शाम को, 5 तारीख से सुबह से ऑपरेशन लोटस चल रहा है। अच्छा सर, एक और बात, टीडीपी और जेडीयू और बीजेपी, इन तीनों का जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है, वो मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि तीनों की जो विचारधाराएं हैं वो बिल्कुल अलग है। टीडीपी और जेडीयू तो फिर भी ठीक है, लेकिन बीजेपी के साथ अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी और जेडीयू और टीडीपी का जो रिश्ता है वो बिल्कुल महबूबा मुफ्ती जैसा है। टीडीपी और बीजेपी का तो बिल्कुल। हम अगर बात करें इस रिश्ते के भविष्य की, इस गठबंधन के भविष्य की, क्योंकि बगुला और हंस का जो गठबंधन है ये कितना चलेगा, इसका भविष्य क्या है सर? आपका आकलन क्या है, विश्लेषण में आपका इस पर एकदम एक्यूरेट जानना। जब सीधी बात, जब बाढ़ आती है, हाँ, सांप और नेवला एक ही पेड़ के फंदी पे दिखते हैं आपको, क्योंकि दोनों को तब एक दूसरे के जान के प्यासे नहीं होते, दोनों को अपनी जान बचानी होती है बाढ़ से, इसलिए दोनों वहां खड़े होते हैं। इंडिया गठबंधन के बाढ़ ने सांप और नेवला और सबको इकट्ठा खड़ा होने के लिए मजबूर किया, क्योंकि जान बचानी है। इसलिए मोदी जी, चंद्रबाबू नायडू, ये सब इकट्ठा है। मोदी जी को चंद्रबाबू नायडू का 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन भी बड़ा प्यारा लगने लगा है, और वहां मस्जिद को दिए जाने वाली जो 10,000 रुपए महीने का जो खर्चे के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो पैसा दिया जाता है, वो भी बड़ा प्यारा लगने लगा है। ये क्या करे, सत्ता में रहना है। और सत्ता में क्यों रहना है? क्योंकि आपने 2014 से 2024 तक जो विपक्ष के साथ गैर कानूनी खेल खेले, एजेंसियों को हाथ लेके, उसी फॉर्मेट में सत्ता में जो भी आएगा, यदि आप विपक्ष में बैठे तो आपके साथ होगा। किसी भी सड़े से चीज को लेके एक एफिडेविट किसी का सामने आएगा कि मोदी जी ने मुझे फोन करके बोला था पैसे दो, बस हो गया काम। उसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं कि मोदी जी ने कहा नहीं कहा, कुछ जरूरत नहीं, उसी में खेल हो जाएगा। फिर 10 महीने बाद मोदी जी बाहर आएंगे जेल से, बाकायदा कोर्ट कहेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, गलत किया एजेंसी ने। एजेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब की सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा अभी मोदी जी को नहीं पड़ता। मोदी जी से डर रहे, इसलिए सत्ता में बने रहना बहुत जरूरी। तो सर आपको क्या लगता है, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये सरकार का भविष्य क्या है, आपको क्या लगता है कितनी इस सरकार का, क्योंकि असुरक्षित तो मोदी की कुर्सी भी है, और हम देखें तमाम राज्यों ये ऐसा ही सवाल आपने मुझे पूछा कि ये सांप और नेवला कब तक दोस्ती बनाएंगे। जिस दिन बाढ़ नीचे आ जाएगी ये दूसरे खा जाएंगे। जिस दिन इन बैसाखियों को लगेगा कि ये बोझ हो गया, ये बाढ़ नीचे आने का, यही तो मैं समझना चाह रही हूँ सर, क्योंकि 6 महीने का पद नहीं चाहिए। देखिए मैंने क्या चाहिए, बात खत्म। पैकेज कब तक देता है, कब तक देता है ये? अच्छा, और कितना देता है? एक दिन जब थक जाएंगे तो ऑटोमेटिक चला जाएगा।
या उनको लगेगा कि मेरे मेरे प्रदेश में मुझे तकलीफ हो रही है बीजेपी की वजह से, तो विड्रॉ हो जाएंगे। ये तो हफ्ता वसूली जैसा सुनने में आ रहा है सर। बिल्कुल हफ्ता वसूली है, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। यदि मेरे किराए के मेरे मेरे भरोसे आप हो तो प्रोटेक्शन मनी तो देनी होगी, और इस सरकार को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? दो बड़े माफिया, मतलब दो बड़े डॉन कर रहे हैं, माफिया ने डॉन। एक दक्षिण में बैठा है, उत्तर में बैठा है जी। डॉन को जिस दिन चाहेगा विठला विठला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, हर जगह बीजेपी की हालत बड़ी पतली दिखाई दे रही है। बड़े कष्टकारी माहौल है। अब इतने कष्टकारी माहौल में बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार कितनी चल पाएगी, इसी पर बात कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में, एक नई बुद्धि के साथ। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।